अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। दोस्तों, आज हम काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राओं पर यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक पर हम मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। पूरे लेसन में जो कंटेंट है उस कंटेंट को पूरा कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान ले कि काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए किसे कहते हैं और क्या हैं, और नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए किसे कहते हैं और वो क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, तवानाई के ऐसे ज़राए, ऐसे रिसोर्सेस जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन वैसे ज़राओं को हम काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए या रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर शमसी तवानाई यानी सोलार एनर्जी, और हवा की तवानाई यानी विंड एनर्जी, पानी की ताकत और मद्दो जज़र की तवानाई यानी टाइडल एनर्जी, और अर्जी हरारी तवानाई यानी जियोथर्मल एनर्जी। ये ऐसे रिसोर्सेस है जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रिसोर्सेस कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। जैसा कि सोलार एनर्जी है जो हमको सूरज से हासिल होती है। अगर हम शमसी तवानाई को, सोलार एनर्जी को बार बार यूज़ करेंगे तो क्या जो सूरज है, उस तवानाई का सोर्स है, क्या वो सूरज ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता है। जब तक दुनिया रहेगी सूरज रहेगा और उससे हम तवानाई हासिल कर सकते हैं, उसको हम एनर्जी का सोर्स मानकर चल सकते हैं। उससे हमको सोलार एनर्जी हासिल होती है और हासिल होती रहेगी, चाहे हम उसको जितना भी इस्तेमाल करते जाए। तो ऐसे ज़राओं को हम क्या कहते हैं? काबिल तजदीद या रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह पानी भी क्या है? एक एनर्जी का रिसोर्स है, तवानाई का एक ज़रिया है। वो कैसे? तो हम क्या करते हैं? पानी की ताकत को इस्तेमाल करते हुए टरबाइन्स चलाते हैं, और जब वो टरबाइन चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर वो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या है सो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और तो हम पानी को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बरक़ी तवानाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम पानी को अगर बरक़ी तवानाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते जाएंगे तो क्या सारी दुनिया का पानी ख़त्म हो जाएगा? क्या सारे समंदरों का, सारे नदी नालों या डैमों का पानी ख़त्म हो जाएगा? क्या फिर दोबारा बारिश नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं है। हम पानी को भी जो एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये पानी भी क्या है? एनर्जी का एक काबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये दो मिसालों से आपको समझ में आ चुका होगा कि काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए किसे कहते हैं। तवानाई के ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे जितना हम उसको इस्तेमाल करते जाएं। ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी या काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए कहते हैं। अब देखते हैं नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तवानाई के ऐसे ज़राए जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको हम, ऐसे ज़राओं को हम नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तवानाई के ज़राए हैं। इनको हम इस्तेमाल करके तवानाई प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इनको बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे, ज़मीन के अंदर से निकालते जाएंगे, तो एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए कहते हैं। दोस्तों, काबिल तजदीद तवानाई के जो ज़राए होते हैं वो लामहदूद मकदार में दस्तयाब है। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में दस्तयाब है, और साथ ही साथ ये माहौल दोस्त होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो इनसे कोई कार्बन इमिशन नहीं होता है, इनसे माहौल आलूदा नहीं होता है। जबकि नाकाबिल तजदीद तवानाई के जो ज़राए हैं, जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम या कुदरती गैस, ये बहुत लिमिटेड मकदार में दस्तयाब है। ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे, और ये माहौल दोस्त नहीं होते हैं। ये
माहौल को गंदा कर देते हैं। ये इनसे क्या होता है, इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनसे कार्बन इमिशन होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल होता है। तो ये थी चंद मालूमात काबिल तजदीद तवानाई के ज़राओं के ताल्लुक से और नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राओं के ताल्लुक से। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके साथ साथ वहां पर भी हम बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देंगे, बहुत सारी मालूमात आपको देते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये एक नाकाबिल तजदीद तवानाई का जरिया है, यानी आपको तवानाई का वो रिसोर्स पहचानना है जिसको इस्तेमाल करने से वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, कुदरती गैस, बायोगैस, अर्जी हरारती तवानाई, मद्दो जज़र की तवानाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुदरती गैस। तो दोस्तों कुदरती गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ या बाज़ औक़ात पेट्रोलियम के बग़ैर भी हासिल होता है, जो समंदरों की तह से हासिल होता है। तो इसका अगर हम बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये नाकाबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शंस रह गए हैं उनके बारे में भी हम मालूमात हासिल कर लेते हैं। दोस्तों बायोगैस जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी का सोर्स है। चूँकि ये जो बायोगैस हम प्रोड्यूस करते हैं वो जानवरों के गोबर से, फिर बची कुची फसल से, नाकारा तरकारियों से, मुर्गियों के फुजले से, इन तमाम वेस्टेज को एक जगह गड्ढे में डालकर हम वहाँ पर बायोगैस तैयार करते हैं। अक्सर देहातों में आपने इसको देखा होगा और इंटरमीडिएट में भी इसके बारे में गोबर गैस के नाम से पढ़ा होगा। तो इससे जो तवानाई पैदा की जाती है उससे हम क्या है, बहुत सारे देहातों में क्या है लाइट्स वगैरह चलाई जाती है। तो ये एक काबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमको जानवरों का जो वेस्टेज है, फसलें वगैरह है, ये हमको लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए ये एक काबिल तजदीद या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। उसके बाद जो है अर्जी हरारती तवानाई, ये भी एक काबिल तजदीद या रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। जब ये ज़मीन का जब अंदरूनी हिस्सा गर्म होता है तो वहाँ जो पानी होता है वो भाप की शक्ल में खारिज होता है, तो इसको अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर ड्रिल करके वहाँ उसकी भाप को इस्तेमाल करके फिर से टरबाइन चलाई जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। तो ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। फिर मद्दो जज़र की जो तवानाई होती है, जो समंदरों में जो वेव्स चलते हैं वो भी कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो उनको इस्तेमाल करके हम क्या है दूसरी तवानाई तैयार कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो तीनों हैं बी, सी और डी जो है ये काबिल तजदीद है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले एनर्जी के रिसोर्सेस है। जबकि कुदरती गैस जो है वो जो ज़मीन से पेट्रोलियम गैस के साथ जो हासिल होती है समंदरों की तह से, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये काबिल तजदीद तवानाई का ज़रिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको वो तवानाई का ज़रिया मालूम करना है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी मालूम करना है जो रिन्यूएबल है, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पानी, सूरज, मद्दो जज़र या ऑप्शन डी ये तमाम। तो यहाँ पर जो ऊपर जो ज़राए जो दिए गए हैं, जैसा कि पानी है, पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करते हैं, सूरज से हम सोलार एनर्जी हासिल करते हैं, फिर उसको क्या है सो हम इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं। मद्दो जज़र है उसको भी हम तवानाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये तीनों ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो तीनों ज़राए हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? क्या पानी ख़त्म हो जाएगा अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते जाएंगे? क्या सूरज ख़त्म हो जाएगा अगर हम उससे सोलार एनर्जी हासिल करते जाएंगे? क्या समंदरों में मद्दो जज़र ख़त्म हो जाएंगे, वेव्स ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उसके मद्दो जज़र को इस्तेमाल करके तवानाई को प्रोड्यूस करते जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, ये तीनों भी कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो उस लिहाज से इसका जवाब ये तमाम यानी ऑप्शन डी है। ये तीनों ऑप्शन जो है ये काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ।
ये एक नाकाबिले तजदीद तवानाई का जरिया है। आपको यहाँ पर चंद ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उनमें से आपको वो जरिया पहचानना है, तवानाई का वो सोर्स पहचानना है जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, जिसको इस्तेमाल करने से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑप्शन है पेट्रोल, कोयला, कुदरती गैस या ये तमाम। तो जैसा कि बहुत आसान ये क्वेश्चन है, अगर हम कोयले को बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे, ज़मीन से कोयला निकालते जाएंगे, पेट्रोल निकालते जाएंगे या नेचुरल गैस निकालते जाएंगे, तो ये तीनों भी क्या है, ख़त्म होते जाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है, लिहाजा इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ये तमाम। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पेट्रोलियम को मुख्तलिफ अज्जा में तहलील करने का तरीका, आपको तरीका कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, वो पहचानना है। यहां पर 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले इस सवाल को समझ लेते हैं कि पेट्रोलियम को मुख्तलिफ अज्जा में तहलील करने का तरीका। तो पेट्रोलियम को मुख्तलिफ अज्जा में तहलील क्यों किया जाता है, पेट्रोलियम क्या है? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पेट्रोलियम से हासिल होता है। पेट्रोलियम जो है ये एक खालिश शय नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, बल्कि सैकड़ों मुख्तलिफ कीमियाई अशिया का आमेजा होता है। पेट्रोलियम एक पेचीदा मुरक्कब है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो इसको एक खास तरीके से तहलील करके मुख्तलिफ कारामद अशिया हासिल की जाती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इससे तकरीबन 5 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ अशिया हासिल होती है। तो दोस्तों पेट्रोलियम को रिफाइन करने का या उसको मुख्तलिफ अज्जा में तहलील करने का जो तरीका होता है उसको हम कसरी कशीद यानी ऑप्शन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो हमको पेट्रोलियम से पेट्रोल हासिल करने के दौरान और इसको तहलील करने के दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, जिसके बारे में आपको किताब में एक तस्वीर दी गई है, उस पर भी बहुत सारे सवालात बनते हैं। इंशाल्लाह आगे हम उसको भी देखेंगे। तो इसका जवाब याद रख लीजिए कि पेट्रोलियम को मुख्तलिफ अज्जा में तहलील करने का जो तरीका है उसको हम कसरी कशीद या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। वो नन्हे अजसाम जिनसे पेट्रोलियम वजूद में आता है। तो यहां पर ऑप्शन है शील्टन, नाकारा मादे, जिल्टन या प्लैंकटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लैंकटन। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ आपको घुमाने फिराने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, वो नन्हे अजसाम जिनसे पेट्रोलियम वजूद में आता है वो प्लैंकटन है। तो प्लैंकटन क्या होते हैं, ये बहुत छोटे से एक अजसाम होते हैं, एक मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। तो इनके जिस्म में तेल के नन्हे 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 खतरे पाए जाते हैं। जब ये प्लैंकटन फौत हो जाते हैं तो ये समंदरों की तह में जमा हो जाते हैं। इनमें पाया जाने वाला जो तेल होता है वो कई एक मरहलों से होकर गुजरता है और उनसे हमको पेट्रोलियम हासिल होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ 1 साल या 10 साल 5 साल का नहीं होता है, ये कई हजारों सैकड़ों साल का प्रोसेस होता है। अगर आप इसको ऐसा समझ लेंगे कि फिर ये नन्हे अजसाम या फिर ये जो भी प्लैंकटन वगैरह है ये मरते जाएंगे, हमको फिर पेट्रोल भी बार बार हासिल होता जाएगा, ये ऐसा नहीं है। इनसे पेट्रोल हमको हासिल होने के लिए कई हजारों साल लग जाते हैं। तो इसलिए पेट्रोल क्या है, एक नाकाबिले तजदीद तवानाई का जरिया है। तो वो नन्हे अजसाम जिनसे पेट्रोलियम वजूद में आता है, तो उसका आंसर है प्लैंकटन, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। इसको माए सोना यानी लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक तुषा, मीठा तेल, पेट्रोलियम या मिथाइल ऑरेंज। तो सीधे इसका जवाब बता देता हूं, पेट्रोलियम जो है इसी को हम माए सोना यानी लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी मुल्क में क्या है सो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। जो जिन ममालिक में पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है वो ममालिक बहुत ही रिच होते हैं, उनकी इकनॉमी, उनकी करेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि पेट्रोलियम से न सिर्फ हमको पेट्रोल हासिल होता है बल्कि बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी हासिल होते हैं। तो इससे बहुत सारा हमको फाइनेंशियल बेनिफिट्स इनसे हासिल होते हैं। तो इसलिए इसको माए सोना या लिक्विड गोल्ड भी
कहा जाता है। जैसा कि आप गल्फ कंट्रीज़ को देख रहे हैं कि वो कितने रिच है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोलियम पैदा होता है, इसलिए वो रिच है। तो इस लिहाज से पेट्रोलियम को हम लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। पेट्रोलियम भी जो होता है थोड़ा सा ये एक येलोइश होता है, तो ये सोने से कलर में मुशाबहत रखता है, इसलिए हम इसको लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं, कीमत के लिहाज से भी और रंग के लिहाज से भी। अब बढ़ते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसको काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन है कोयला, डांबर, डीजल या इन तमाम को। कंफ्यूज होकर इन तमाम को ना डालें, क्योंकि डांबर और डीजल जो है वो पेट्रोलियम के मुहासिलात है, उसके प्रोडक्ट्स है, और कोयला जो है वो एक अलग से है। तो कोयले को ही दरअसल हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि कोयला भी बहुत अहमियत का हामिल होता है, तो इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ कोयला। कोयले को हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड या काला सोना। अब बढ़ते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। रेत और दीगर अशिया को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर हासिल होता है। तो वो कौन सी शय हमको हासिल होती है जब रेत और दीगर अशिया को पिघलाकर फौरी हम ठंडा कर देते हैं? तो कौन सी शय हासिल होती है? ऑप्शन है शीशा, प्लास्टिक, पैराफिन मोम, नेफ्थलीन। तो इसका आंसर है ए, शीशा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मादों को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ अशिया तैयार कर सकते हैं। तो रेत और दीगर अशिया को भी पिघलाकर हम जब तेज़ी से जो उसको ठंडा कर देते हैं तब हमको शीशा हासिल होता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। एक बैरल पेट्रोल डैश लीटर के मसावी होता है। तो पेट्रोल को जो आमतौर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो हम पेट्रोल की कीमत वगैरह देखते हैं, अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो फ़ी बैरल इतने डॉलर है, इतने बैरल इतने डॉलर है, आपको यही पढ़ने में आता है। तो एक बैरल पेट्रोल कितने लीटर के मसावी होता है? तो ऑप्शन है 159 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर या 200 लीटर। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 159 लीटर। तो दोस्तों याद रखिए, एक बैरल पेट्रोल जो होता है वो 159 लीटर के मसावी होता है। थोड़ा सा आर्ड है तो याद रखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आप एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आप ऐसा समझेंगे कि 159 तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका जवाब तो 159 लीटर्स ही है। और याद रखिए, पेट्रोल की जो हम इंटरनेशनल लेवल पर जो कीमत के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं या पढ़ते हैं, तब वहाँ पर आपको यही पढ़ने में आएगा कि पेट्रोल की कीमत, फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमत, पर बैरल पेट्रोल की कीमत इतनी है, यही आपको सुनने में आएगा। तो पेट्रोल की जो पर बैरल पेट्रोल में जो लीटर्स होते हैं वो 159 लीटर्स होते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 10वें सवाल की तरफ। पेट्रोलियम और कुदरती गैस से हासिल होने वाले मुफीद मादे डैश कहलाते हैं। तो इसके ऑप्शंस है पेट्रोकेमिकल्स, बी पेट्रोटिकल्स, पेट्रोथिंग्स या कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, जब पेट्रोलियम और कुदरती गैस को जब हम रिफ़ाइन करते हैं या उसका जब हम एक ख़ास प्रोसेस करके उसके चीज़ों की तहलील करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उस दौरान कई मुफीद मादे हमको हासिल होते हैं, कई उसके सब प्रोडक्ट्स हमको हासिल होते रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उन चीज़ों को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो इस लिहाज से इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए, पेट्रोकेमिकल्स। तो याद रखिए, पेट्रोलियम और कुदरती गैस से हासिल होने वाले जो मुफीद मादे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हमको हासिल होता है, रेशे हमको हासिल होते हैं, केरोसिन या पैराफिन मोम जो हासिल होता है, ग्रीस वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। खाम तेल से इसके अज्जा को अलहदा करने का अमल डैश कहलाता है। देखिए, सवाल किसी भी अंदाज में पूछ सकता है। आप इसी सवाल को पिछले बिट्स में भी आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम से मुख्तलिफ अज्जा को तहलील करने के तरीक़े को क्या कहते हैं। तो सवाल उस तरीक़े से भी पूछा जा सकता है, या सवाल पूछने का अंदाज़ ये भी हो सकता है कि खाम तेल से उसके अज्जा को अलहदा करने का अमल डैश कहलाता है। तो मैंने कहा था कि पेट्रोलियम क्या है, एक खालिस शय नहीं है, वो एक रॉ फॉर्म होता है, एक ऑयल का रॉ फॉर्म होता है, एक खाम शक्ल है। तो इससे मुख्तलिफ, इसके अंदर बहुत सारे अज्जा पाए जाते हैं, ये बहुत सारे एक मिक्सचर का कॉम्प्लेक्स होता है।
तो उसको अलग करने का जो अमल होता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं या कसरी कशीद कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है। उसी क्वेश्चन को इस और एक नुयत से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको फिर एक बार यहाँ पर पूछा है। तो सवाल को आप समझिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। बार बार अगर आप समझ में नहीं आया, एक बार हो सकता है आपको एक बार सुनने से समझ में ना आए, तो इसको आप बार बार देखते रहिए और सुनते रहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कसरी कशीद। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। कोयले में ज्यादातर ये पाया जाता है। ऑप्शन से नाइट्रोजन, कार्बन, मीथेन, कैल्शियम। तो यहाँ पर ज्यादातर या बेशतर कौन सा जो आंसर है जो कोयले में पाया जाता है उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों याद रखिए, कोयले में ज्यादातर कार्बन पाया जाता है। तो इस मुनासिबत से इसका जवाब हुआ ऑप्शन बी, कार्बन। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। नेफ्थिलिन इससे हासिल होता है। ऑप्शन से चारकोल, ग्रीस, कोल्टार या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोल्टार। तो कोल्टार जो होता है ये क्या है? ये जो कानों से जो कोयला हम निकालते हैं, उस कोयले को गर्म करने के बाद 3 प्रोडक्ट हासिल होते हैं, जिसमें से हमको कोल गैस भी हासिल होती है, कोल टार नाम का एक लिक्विड भी हासिल होता है, फिर एक खालिस कार्बन की शक्ल भी हासिल होती है जिसको हम कोक कहते हैं, झावा कोयला जिसको कहते हैं, वो भी हासिल होता है। इसके बारे में मैं मज़ीद आगे आपको डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन अब आप ये याद रख लीजिए कि नेफ्थेलिन जो हासिल होता है वो कोल टार से हासिल होता है। और कोल टार किससे हासिल होता है? वो कोयले से हासिल होता है। कोयला मतलब अपने घरों का कोयला मत समझना, ये जो ज़मीन के अंदर से जो कोयला हासिल होता है उससे हमको कोल टार हासिल होता है। फिर कोल टार से हम कई चीज़ों को बनाते हैं। हम उसको सेंट में इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? कोल टार को। इसके बहुत ज़्यादा यूसेज भी है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल ये 13th क्वेश्चन के लिए इतना याद रख लीजिए कि नेफ्थेलिन जो है किससे हासिल होता है? कोल टार से हासिल होता है। और कोल टार किससे हासिल होता है? कोयले से हासिल होता है। अब बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। क़दीम ज़माने के लोग पेट्रोलियम का ये महासिल मतलब ये प्रोडक्ट दीवारों और मीनारों की तामीर में इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन है पैराफिन मोम, डीजल, ल्यूब्रिकेंट या इस्फाल्ट। तो दोस्तों तकरीबन 4000 साल पहले इस्फाल्ट को, जो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, उसको दीवारों और मीनारों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप चीन की तारीख को अगर देखेंगे तो उससे ये जाहिर होता है कि पेट्रोलियम को हासिल करने के लिए पहले बड़े बड़े कुएं खोदे जाते थे, लेकिन उस ज़माने के लोग पेट्रोलियम को उतना वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थे। उस ज़माने में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसका महदूद इस्तेमाल ही वो करते थे। तो इसका आंसर है कि ऑप्शन डी, इस्फाल्ट। के क़दीम ज़माने के लोग पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट जो है, एक इस्फाल्ट उसका नाम है, उसको क्या करते थे? दीवारों और मीनारों की तामीर में इस्तेमाल करते थे। अब बढ़ते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। ये पेट्रोलियम के मुहासिल से तैयार होता है। कहा नहीं कि आना चाहिए था, ये पेट्रोलियम के मुहासिल से तैयार होता है, यानी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से तैयार होता है। ऑप्शंस है मसनूई रबर, एलपीजी, मोमबत्ती या ये तमाम। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिए कि पेट्रोलियम के आमेजे से, उसके मिक्सचर से हम पेट्रोल, डीजल और फ्यूल गैस वगैरह हासिल करते हैं। फिर दोबारा हम पेट्रोल को, डीजल वगैरह को इस्तेमाल करके हम दूसरे प्रोडक्ट्स यानी मुहासिलात भी हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक तस्वीर के जरिए आपको ये बतला सकता हूँ कि पेट्रोल के आमेजे को अलग करके कितनी सारी मुहासिलात या कितने सारे मुहासिलात या प्रोडक्ट्स को हम हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप एक किताब की तस्वीर को देख रहे हैं कि पेट्रोलियम के मुहासिलात को इस्तेमाल करके हम कितनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी कहा था कि पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, तो इसके ज़रिए हम बहुत सारी कारामद अशिया हासिल कर सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम का मुहासिल या पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। तो इन यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा पेट्रोलियम का मुहासिल है या पेट्रोलियम से हासिल होने वाला एक
प्रोडक्ट है। तो आप बताइए, यहाँ पर ऑप्शन है मसनूई रबर, एलपीजी, मोमबत्ती या ये तमाम। तो यहाँ पर आप तस्वीर देखकर आपको यहाँ पर भी मालूम हो रहा है कि मसनूई रबर जो है वो पेट्रोलियम के महासिल से ही तैयार होता है, और एलपीजी भी और मोमबत्ती भी। तो ये तमाम जितने भी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये तीनों भी पेट्रोलियम के महासिल से ही, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से ही तैयार होते हैं। उस लिहाज से इसका आंसर है ये तमाम। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल मैंने इस तरीके से बनाया है। सवाल किसी और तरीके से भी आ सकता है। तो इस तस्वीर को भी देखिए कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है जो ऑइंटमेंट्स हम जो यूज़ करते हैं ज़ख्मों पर लगाने के लिए, और चेहरे की जो क्रीम होती है, यहाँ तक कि हम जो सरमा में वैज़लीन लगाते हैं, इन तमाम में क्या है, पेट्रोलियम के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। तो पेट्रोलियम से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं और उनको इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर तस्वीर में दिए गए तमाम प्रोडक्ट्स को देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछ सकता है, हमको थोड़ा गहरा मुतालिया करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे, फिर कोयला किस तरह फॉर्म होता है, पेट्रोलियम किस तरह फॉर्म होता है, और मज़ीद दूसरे भी हम क्या है सो चीज़ों को इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम सीखेंगे।